एक ऐसे प्यार को इज्जत देने के लिए जो पहले ही खत्म हो चुका था। ईथन हेज ग्रेजुएशन गाला के स्टेज पर आया और उसने एक गाना गाया जिसका नाम था नॉर्थ बाउंड। जैसे ही उसने गाना शुरू किया पूरा स्कूल हैरान रह गया और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्लोई बेनेट गहरी सोच में डूब गई। ईथन कभी एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट से ज्यादा कुछ नहीं था। वह और उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई ने 4 साल तक डेट किया था और उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का वादा भी कर लिया था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह ग्रेजुएशन स्टेज पर खड़ी होकर सबके सामने ईथन पर इल्जाम लगाएगी कि वह एक फ्री लोडर है। ईथन और उसका सबसे अच्छा दोस्त मेसन रीड बहुत गुस्से में थे, तो वह स्टेज पर उससे बात करने गए, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। जब तक ईथन रिहा हुआ उसके बारे में हर जगह अफवाहें फैल चुकी थी। उस दिन से वह ऐसा आदमी बन गया जिसे सब नफरत करते थे और कोई भी कंपनी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं थी। आखिर में उसने अपनी बाकी की जिंदगी होश में नहीं गुजारी। इधर क्लोई ने उस अटेंशन का फायदा उठाया और एक टॉप सेलिब्रिटी बन गई और सबसे ऊपर पहुंच गई। जब ईथन ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि उसका जन्म ग्रेजुएशन गाला के उसी दिन दोबारा हुआ है। अभी वह और मेसन पहली रो में बैठकर शो देख रहे थे और मेसन ने उसे कोहनी मारी। ईथन, तुम सो क्यों रहे थे? क्लोई का परफॉर्मेंस आने वाला है। ईथन ने अपनी आंखें मली, पूरा हैरान था। क्या वह अभी वेगस के उस नाइट क्लब की तीसरी मंजिल पर मसाज नहीं ले रहा था? अचानक वह कॉलेज में वापस कैसे आ गया? क्या वह ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मर गया? स्टेज पर क्लोई एक खूबसूरत ड्रेस में बाहर आई। वह इतनी हसीन लग रही थी कि सब उसे देखते ही रह गए और पूरी भीड़ हैरान हो गई। ईथन ने अपने गाल को छुआ और उसे तेज दर्द हुआ। धिक्कार है, यह सपना नहीं था। क्या उसका सच में दोबारा जन्म हुआ था? उसका हैरान चेहरा देखकर मेसन हंसा और उसे छेड़ने लगा। ईथन, मैंने सुना है क्लोई ने स्काईलाइन एंटरटेनमेंट के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वह एक स्टार बनने वाली है यार। तुम भी और ज्यादा मेहनत करो वरना वह तुम्हें जल्दी ही छोड़ देगी। ईथन ने हल्के से मुस्कुराया। अपनी पिछली जिंदगी में क्लोई के फेमस होने के सपने के लिए उसने दिन में 3 नौकरियां की, लेकिन आखिर में वह उसके हाथों पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब जब उसका दोबारा जन्म हुआ था तो वह किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। ईथन ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, भाई बाद में कुछ भी हो गुस्सा मत करना। मेसन ने हैरानी से सर हिलाया। ये तो बस एक ग्रेजुएशन शो है, मैं किस बात पर गुस्सा करूंगा। उस पल म्यूजिक और तेज होने लगा। क्लोई ने कॉन्फिडेंस से डांस किया और उसकी नर्म मीठी आवाज उसके बाद आई। क्लोई की आवाज प्यारी और सुकून देने वाली थी। उसने तुरंत ऑडियंस का दिल जीत लिया। कुछ लोग तो उसे आंखों में दिल लिए घूर रहे थे। मेसन बगल से उसकी तारीफ करता रहा। यह गाना कमाल का है। ईथन, क्लोई का मिलना सच में तुम्हारे साथ हुई सबसे खुशकिस्मत चीज थी। ईथन उसके बगल में हंसा। हाँ, मैं सच में मुश्किल में पड़ गया जब मैं क्लोई के प्यार में पड़ा। यह सुनकर मेसन हैरान दिखा। उसे लगा कि ईथन आज अजीब बिहेव कर रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गैसलत है। तब तक क्लोई स्टेज पर गाना गा चुकी थी। उसने ऑडियंस को गहरा झुककर सलाम किया, लेकिन वह देर तक सीधी नहीं हुई। ऑडियंस ने तुरंत कानाफूसी शुरू कर दी। इसे क्या हुआ? क्या यह रो रही है? जब स्टूडेंट्स अभी भी अंदाजा लगा रहे थे, क्लोई ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें पहले ही आंसुओं से भरी हुई थी। सब लोग, आज सिर्फ वह दिन नहीं है जब मैं अपने स्कूल को अलविदा कह रही हूँ, बल्कि यह वह दिन भी है जब मैं अपने पिछले रिश्ते को अलविदा कह रही हूँ। 4 साल मैंने उसे पूरे 4 साल तक सपोर्ट किया और मैं सच में उसके दुर्व्यवहार और न खत्म होने वाली मांगों से थक चुकी हूँ। मैंने उसके लिए चीजें खरीदी, उसके खाने, कपड़े और रोज की जरूरतों का खर्चा उठाया और उसे पूरे दिल से प्यार किया, लेकिन फिर भी मैं उसे धोखा देने से नहीं रोक पाई। ईथन हेज, मैं थक चुकी हूँ, चलो अलग हो जाते हैं। ईथन ने शांति से उसका परफॉर्मेंस देखा। सोच रहा था कि क्लोई सच में एक एक्ट्रेस बनने के लिए पैदा हुई थी। सच में यह बर्बादी थी कि वह एक्टिंग में नहीं गई। अपनी पिछली जिंदगी में उसने उसके लिए पीना सीखा था, उसके लिए होश खोना सीखा था और आखिर में उसकी वजह से सच्चाई को अपनाना सीखा था। लेकिन अब क्लोई अभी तक फेमस नहीं हुई थी और ईथन की इज्जत भी अभी तक बर्बाद नहीं हुई थी। तो वह उसे दोबारा कैसे तंग करने दे सकता था? मेसन पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने हैरानी से ईथन को घूरा। फिर उसने स्टेज पर क्लोई की तरफ देखा और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह बस गाली देने ही वाला था। ईथन, क्या क्लोई ने सच में पूरी कहानी को घुमाया है? तुम ही तो हो जिसने हमेशा उसके लिए कुर्बानी दी है। तुमने उसकी 4 साल की फीस भरी और तुम दिन में 3 नौकरियां करते थे सिर्फ पैसे कमाने के लिए। वह बाहर अच्छा खा रही थी और अच्छी जिंदगी जी रही थी, जबकि तुम हर दिन डॉम में ठंडी डबल रोटी और कैंड सूप खा रहे थे। और अब भी उसकी हिम्मत है कि वह तुम्हें ऐसे बदनाम करे। हमें ऊपर जाकर उससे बात करनी होगी। मेसन एथलेटिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था और वह ईथन का सबसे अच्छा दोस्त भी था, तो वह चुपचाप खड़ा होकर ईथन को तंग होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन ईथन ने हाथ बढ़ाया और उसे रोका। इतनी जल्दी क्या है? अगला नंबर मेरा है। बस आराम से बैठो और शो देखो। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर मेसन आखिर में शांत हो गया। उसे नहीं पता था कि ईथन क्या प्लान कर रहा है, लेकिन उसने हमेशा उस पर भरोसा किया था। फिर भी स्टेज पर क्लोई को देखकर, जिसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, मेसन इतना गुस्से में था कि वह खुद को मुश्किल से रोक पा रहा था। वह कमीनी, उसे क्या एचक्यू है कि वह तुम्हारे साथ ऐसा करे? ईथन ने अपनी कलाई मली और बेबस होकर हंसा।
तुम जानते हो लोग क्या कहते हैं, एक सिम्प देता रहता है जब तक कुछ नहीं बचता। मैं बिल्कुल वैसा ही था। मेसन हैरान रह गया। पहले जब भी वह ईथन को सिम्प कहता था, ईथन उसे मुक्का मारना चाहता था, लेकिन आज ईथन ने खुद ही यह बात मान ली। स्टेज पर क्लोई भी चुपके से ईथन को पूरे वक्त देख रही थी। जब उसने देखा कि ईथन उससे बहस करने के लिए ऊपर नहीं आ रहा था, तो उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। चेहरे पर इधर नीचे भीड़ पहले ही गुस्से से फट चुकी थी। कुछ गर्म खून वाले स्टूडेंट्स ने वहीं गाली देना शुरू कर दिया। यह ईथन हेस कौन है? एक केप्ट मैन होना ही काफी बुरा है, और उसने धोखा भी दिया। अगर मैं कभी उससे मिला तो उसे वहां लात मारूंगा जहां उसे दर्द होगा। यह सुनकर ईथन का दिल एक पल के लिए रुक गया। यह जूनियर स्टूडेंट्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा बेरहम थे। उसी पल एक भरे हाथ ने अचानक ईथन का कंधा पकड़ लिया। ईथन पलटा और उसने प्रोफेसर हैरिस को देखा, जो एकेडमिक एडवाइजर थे। वह उसे गुस्से से घूर रहे थे। ईथन, ये सब क्या हो रहा है? जैसे ही ईथन ने प्रोफेसर हैरिस को देखा, उसका दिल शर्मिंदगी से भर गया। अपनी पिछली जिंदगी में प्रोफेसर हैरिस को भी उसकी वजह से स्कूल ने सजा दी थी। ईथन ने अपनी आवाज धीमी की और पूछा, प्रोफेसर, क्या आपको उसकी बात पर यकीन है? प्रोफेसर हैरिस ने गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं जानता हूं तुम कैसे इंसान हो। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें ऐसे खत्म होंगी। ईथन सिर्फ बेबस होकर लंबी सांस ले सका। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने एक कड़वी मुस्कान दी। उसने बस कोई अमीर आदमी ढूंढ लिया है जिससे वह चिपक सके, बस इतनी सी बात है। प्रोफेसर हैरिस ने उनके पीछे गुस्से में खड़े स्टूडेंट्स की तरफ देखा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने आखिर में ईथन को समझाने की कोशिश की। वह साफ तौर पर तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। आज अपना परफॉर्मेंस कैंसिल कर दो। अगर तुम अभी ऊपर गए तो यह बहुत खतरनाक होगा। ईथन ने तुरंत अपना सर हिलाया। नहीं, मुझे आज स्टेज पर जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो इस पूरी बात को सच मान लिया जाएगा। प्रोफेसर हैरिस लगभग अपने बाल नोच रहे थे। अगर तुम ऊपर जाकर खुद को समझाओगे भी तो कौन तुम पर यकीन करेगा? और अगर भीड़ दंगे में बदल गई तो यह एक तबाही होगी। उस पल ऑडियंस में गालियां अभी भी बंद नहीं हुई थी। जैसे ही क्लोई स्टेज से नीचे उतरी, होस्ट जल्दी से माइक्रोफोन के पास आया। उसने अपने हाथ में मौजूद कार्ड पर देखा और ऐलान किया, अगले नंबर पर कंपोजिशन डिपार्टमेंट से ईथन हेज हैं। जैसे ही ऑडियंस ने ईथन हेज का नाम सुना, बहुत से लोग रुक गए। वह अभी ईथन को गाली दे रहे थे और अब एक ईथन स्टेज पर आने वाला था। क्या यह सिर्फ एक ही नाम वाला कोई और हो सकता था, या फिर यह सच में इतना बड़ा इत्तेफाक था और अगला आदमी वही सो कॉल्ड फ्रीलोडर था? प्रोफेसर हैरिस का चेहरा पहले से भी ज्यादा गुस्से वाला हो गया जब उसने उस तरफ देखा जहां क्लोई गई थी, और वह देर तक चुप रहा। मेसन ने अपनी छाती थपथपाई और मुस्कुराया। ईथन, बस जाओ। अगर किसी ने तुम्हारे पास आने की हिम्मत की तो मैं उसे एक मुक्के में गिरा दूंगा। ईथन सिर्फ शांति से मुस्कुराया और मेसन को इतना जज्बाती न होने को कहा। फिर ईथन पलटा और जल्दी से स्टेज पर चला गया। जब वह स्टेज के बीच में पहुंचा, ईथन ने नीचे स्टूडेंट्स की तरफ देखा जो उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उसे चीर फाड़ देंगे। एक आराम वाले चेहरे के साथ उसने कहा, हेलो सबको, मैं ईथन हेज हूं, जिसे क्लोई बेनेट अभी फ्रीलोडर कह रही थी। जब प्रोफेसर हैरिस ने यह सुना तो उसने अपना माथा पीटा। यह लड़का बहुत ज्यादा ईमानदार था। अब तो वह सच में खत्म हो गए थे। जैसे ही ईथन ने बोलना खत्म किया, पूरी ऑडियंस गुस्से से फट पड़ी। हर तरफ से गालियां निकलने लगी। ईथन, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना चेहरा दिखाने की? मेरी नजरों से दूर हो जाओ और स्टेज से उतर जाओ। भीड़ की बेइज्जती का सामना करते हुए ईथन ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने सिर्फ उस तरफ खाली नजरों से देखा जहां क्लोई गई थी, फिर एक खुद पर हंसी वाली मुस्कान दी। ड्रामा देख रहे बहुत से स्टूडेंट्स रुक गए। ईथन के चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि कहानी में और भी कुछ था। ईथन ने स्टेज के नीचे स्टाफ की तरफ हाथ हिलाया और वह जल्दी से उसके लिए एक गिटार ले आए। उसने उसे लिया और थोड़ी देर के लिए ठीक किया। फिर वह माइक्रोफोन की तरफ झुका और धीरे से कहा, यह एक गाना है जो मैंने क्लोई के लिए लिखा था। मैंने पहले इसे उसे तोहफे में देने का सोचा था। छोड़ो। ईथन ने फिर एक बेबस, खुद पर हंसी वाली मुस्कान दी। ऑडियंस और भी ज्यादा हैरान हो गई। ईथन एक बहुत अच्छा इंसान लग रहा था। वह सच में बुरा आदमी नहीं लग रहा था। उस पल ईथन ने अपने होंठों के किनारे हल्का सा ऊपर किए और धीरे से तारों को छेड़ा। एक नर्म, खूबसूरत धुन पूरे हॉल में बढ़ते हुए पानी की तरह फैल गई। ऑडियंस तुरंत चुप हो गई। सब रुक गए और सबकी नजरें ईथन पर टिक गई। स्टेज पर इंट्रो और तेज होता गया। ईथन की आवाज धीरे से गूंज उठी। सिर्फ कुछ आसान लाइंस से ऑडियंस पूरी तरह हैरान रह गई। ईथन की आवाज गहरी और जादुई थी, जैसे कोई टूटा हुआ दिल वाला आदमी पिछले वक्त को याद कर रहा हो। वह ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से वह पहले ही बिखर चुका था। प्रोफेसर हैरिस ने हैरानी से ईथन को घूरा। कॉलेज के 4 साल में ईथन हमेशा मामूली लगता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ईथन इतना अच्छा गाना लिख सकता है। उस पल ईथन की आंखें हल्की सी लाल थीं और उसका चेहरा उस बेबस दर्द से भरा हुआ था जिसे किसी ने छोड़ दिया हो। उसने ऑडियंस की तरफ देखा और गाता रहा। जैसे ही कोरस आया, स्कूल का हर टीचर और स्टूडेंट हैरान रह गया। कैसा न भूलने वाला प्यार किसी ने महसूस किया होगा कि वह इतना दिल तोड़ने वाला गाना लिख सके। ऑडियंस में और ज्यादा लोग अफवाहों पर शक करने लगे। इतना वफादार और टैलेंटेड लड़का कैसे एक फ्री लोडर हो सकता है? बैक स्टेज क्लोई हैरानी से स्टेज को घूर रही थी। क्या यह सच में उसका छोटा सा चमचा ईथन था?
उसे तो सिर्फ खाना डिलीवर करना और मजदूरी करना आता था। वह इतना अच्छा गाना कैसे लिख सकता था? उसके बगल में उसका मैनेजर विक्टर स्टोन गुस्से में दिख रहा था। यह लड़का बिल्कुल भी मामूली नहीं था। ऐसे बदनाम होने के बाद भी वह स्टेज पर बहस करने नहीं आया, बल्कि उसने वहीं पर खुद को बदल लिया और सीधे खुद को मजलूम की जगह पर रख दिया। अब चीजें मुश्किल हो रही थी। उस पल म्यूजिक अपने उरूज पर पहुंच गया और ईथन की आवाज और ऊंची हो गई जब वह गाता रहा। गाना बहुत ही दिलचस्प था और स्टूडेंट्स पूरी तरह उसमें खो गए थे। कुछ ज्यादा जज्बाती लोगों की आंखें पहले ही लाल हो चुकी थी। ईथन की आवाज अकेलापन और मायूसी से भरी हुई थी और उसकी बेहतरीन एक्टिंग के साथ मिलकर इसने सबको उस पर तरस खाने पर मजबूर कर दिया। जब गाना खत्म हुआ, पूरा हॉल चुप हो गया। ईथन ने खुद पर हंसी वाला स्माइल दिया और उसकी आंख से धीरे से एक आंसू निकल गया। फिर उसने ऑडियंस को गहरा झुककर सलाम किया। भीड़ रुक गई, जैसे उन्हें अचानक कुछ समझ आ गया हो। मेसन पहले से ही इतना रो रहा था कि उसके चेहरे पर आंसू ही आंसू थे। वह ईथन और क्लोई की कहानी जानता था, इसलिए यह गाना उसे सबसे ज्यादा लगा। उसने अपने आंसू पोंछे, खड़ा हुआ और चिल्लाया, कमाल! अगली ही सेकंड ऑडियंस से जोरदार तालियां बजने लगीं। आवाज इतनी तेज थी जैसे छत उड़ जाएगी। प्रोफेसर हैरिस ने सुकून से सर हिलाया। ईथन का गाना क्लोई के किटी लव जितना ही अच्छा था। इस गाने के साथ वह एक अच्छी कंपनी के साथ साइन कर पाएगा। स्टेज पर ईथन ने अपने होठों के किनारे थोड़ा ऊपर किए और फिर से माइक्रोफोन की तरफ झुका, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि जिंदगी कितनी लंबी होती है। तब मुझे जवाब नहीं पता था, लेकिन आज मैं समझ गया। जिंदगी 938 दिन की होती है। जैसे ही उसने यह कहा, स्टूडेंट्स ही नहीं, स्टेज के नीचे टीचर्स को भी उसकी बात समझ नहीं आई। लेकिन ईथन ने उस तरफ देखा जहां से क्लोई पहले गई थी। एक दुखी, अकेली हंसी के साथ उसने धीरे से कहा, उसने एक बार मुझसे कहा था कि वह मुझे पूरी जिंदगी प्यार करेगी। तभी ऑडियंस को अचानक समझ आया। उस वक्त उसने कहा था कि वह ईथन को पूरी जिंदगी प्यार करेगी, लेकिन आखिर में उसका प्यार सिर्फ 938 दिन चला। तो इतनी लंबी थी वह जिंदगी। मत रो सीनियर, हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं। एक लड़की ने अचानक स्टेज के नीचे से चिल्लाया। ईथन की अकेली हंसी ने उसका दिल तोड़ दिया था और भी स्टूडेंट्स उसके साथ चिल्लाने लगे। बैक स्टेज में विक्टर का चेहरा हर सेकंड और खराब होता जा रहा था। वह जानता था कि आज का प्लान पहले ही फेल हो चुका है और इसका बुरा अंजाम भी हो सकता है। ईथन ने नीचे खड़े स्टूडेंट्स को धीरे से हाथ हिलाया। फिर उसने एक बार फिर उस रास्ते की तरफ देखा जो सेज की तरफ जाता था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। सब जानते थे। ईथन की आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो गई और उसके चेहरे पर एक दुखी, अकेली हंसी आ गई। शाओमी ने कुछ शब्द कहे, लेकिन मैंने उसे अपना पूरा दिल दे दिया। शायद मैं हारने के लायक ही हूँ। मिस बेनेट, मैं आपको खुशियों की शुभकामनाएं देता हूँ। ईथन की आंखें लाल थीं जब उसने ऑडियंस की तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक दर्द भरी हंसी लाई, जिससे भीड़ का दिल फिर से दुखी हो गया। ईथन ने थोड़ा सा सर हिलाया, जैसे सलाम कर रहा हो, फिर मुड़ा और स्टेज से नीचे उतर गया। ऑडियंस अब खुद को रोक नहीं पाई। लोग क्लोई को दो मुंही झूठी कहकर गाली देने लगे और पूरा हॉल गड़बड़ हो गया। ड्रेसिंग रूम में क्लोई इतनी परेशान थी कि वह लगभग रो रही थी। उसने विक्टर का हाथ पकड़ा, एक बेचारी सी शक्ल बनाई और कहा, विक्टर, अब हम क्या करें? बाहर सब मुझे गाली दे रहे हैं। विक्टर का चेहरा थोड़ा गुस्सा वाला हो गया और उसने एक ठंडी हंसी हंसी। तुम घबरा क्यों रही हो? उस लड़के ने मुझे थोड़ा हैरान जरूर किया, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हें एक घटिया आदमी ने छोड़ दिया। यह कहानी हर बारी न्यूज साइट पर आज रात आ जाएगी। तब तक चाहे वह कितनी भी सफाई दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही ईथन स्टेज से नीचे उतरा, मेसन ने उसका रास्ता रोक लिया और जोर जोर से रो रहा था। ईथन, मैं जानता हूं कि तुम अभी दुखी होगे। चलो बाहर चलते हैं और पीते हैं। आज रात हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम पूरे नशे में ना हो जाएं। ईथन ने अपने होंठ थोड़े मोड़कर हल्की सी हंसी दी। मेरा क्या दुखेगा? उन्हें दुख होना चाहिए, लेकिन तुम सही कह रहे हो, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ईथन की आवाज इतनी हल्की और आरामदायक थी कि वह बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहा था, जिससे मेसन पूरा हैरान रह गया। ईथन और मेसन ब्रुकलिन हॉट पॉट गए, एक जगह जहां वह अक्सर जाते थे। तीखे लाल तेल वाले शोरबे की खुशबू ने तुरंत ईथन के मुंह में पानी ला दिया। कुछ बॉटल्स बियर पीने के बाद उसकी सारी चिंताएं गायब हो गईं। मेसन ने अपना फोन पकड़ा हुआ था और उसके माथे पर शिकन थी। ईथन, क्लोई ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, वह तुम्हें फ्री लोडर कह रही है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स इसे रिपोस्ट कर रहे हैं और अब ऑनलाइन बहुत सारे लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। ईथन ने फोन लिया और उस पर एक नजर डाली। सोच रहा था कि यह उसकी पिछली जिंदगी से भी पहले क्यों हो रहा है, लेकिन ईथन ने पहले ही एक प्लान बना लिया था। उसने मेसन से कहा कि वह उसकी एक छोटी वीडियो बनाने में मदद करे, जिसमें वह खुद को एक सच्चा आदमी दिखाएगा जिस पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं। थोड़ी बातचीत के बाद मेसन ने उत्साह से सर हिलाया। उसने अपने फोन का एंगल ठीक किया, जिससे वीडियो ऐसा लगे जैसे उसे चुपके से रिकॉर्ड किया गया हो। ईथन ने अपनी भावनाएं इकट्ठी की, मेसन को ओके का इशारा किया और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मेसन ने पूछा, ईथन, क्या तुम्हें पता है कि लोग ऑनलाइन तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं अभी? ईथन ने जवाब दिया, वह जो चाहे कह सकते हैं। मैं उनके मुंह से निकली बातों को कंट्रोल नहीं कर सकता।
ईथन की आवाज नर्म थी और उसके चमकदार खूबसूरत चेहरे पर हल्की उदासी थी जिससे लोग उसे पहली नजर में ही बेचारा समझने लगे। मेसन भी कैरेक्टर में आने लगा। गुस्से से पूछा, तो तुम उसे अपना नाम ऐसे ही खराब करने दोगे? उस जैसी दो मुही लड़की ने तुम्हें इतना गलत किया और तुम अभी भी उसकी हिफाजत कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? ईथन ने कहा, उसके बारे में ऐसे बात मत करो। वह ऐसी इंसान नहीं है। उसके कुछ रीजंस जरूर होंगे। मेसन ने परेशानी से कहा, ईथन, तुम क्यों नहीं समझते? वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए कितनी मेहनत की। अगर तुम उसे ऐसे ही तुम्हें फंसाने दोगे तो तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। क्या तुम सच में शर्मिंदा होकर अपने गांव वापस जाओगे? जैसे ही मेसन ने उसके गांव और उसके माँ बाप का जिक्र किया, ईथन के चेहरे पर तुरंत आंसू बहने लगे और उसके दिल के आसपास की आखिरी दीवार पूरी तरह गिर गई। आखिर में वह खुद को और रोक नहीं पाया और सिसक सिसक कर रोने लगा। अपनी पिछली जिंदगी में ईथन अपनी हार को मान नहीं पाया था और वह इतना शर्मिंदा था कि घर जाकर अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सका। आखिर में वह बाहर एक भटकती रूह की तरह घूमता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके माँ बाप को कैसा लगा होगा। अब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि वह बिल्कुल बेकार इंसान था। मेसन ने स्क्रीन पर टैप किया और रिकॉर्डिंग बंद कर दी। फिर उसने ईथन को एक बड़ा थम्स अप दिया। भाई, तुम्हारी एक्टिंग कमाल है। तुमने तो मुझे भी रुला दिया था। ईथन ने अपने आंसू पोंछे। फिर उसने एक मजबूर हंसी हंसी। यार, ये प्याज मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा तीखी है। मुझे अपनी आंखें धोने जाना पड़ेगा। मेसन ने उस वीडियो को देखा जो उन्होंने अभी रिकॉर्ड की थी और हमसा। जल्दी से एक छोटा कैप्शन एडिट करने के बाद उसने पहले क्लोई के इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग किया, फिर ईथन के अकाउंट को टैग किया, एक रिलेटेड टॉपिक चुना और सीधे वीडियो पोस्ट कर दी। ये देखकर कि उसके अपने अकाउंट पर सिर्फ कुछ 100 फॉलोअर्स थे, मेसन ने सोचा कि शायद ये वीडियो ज्यादा शोर नहीं मचाएगी, तो उसने दांत पीसकर $1000 प्रमोशन पर खर्च कर दिए। उन जैसे गरीब स्टूडेंट्स के लिए $1000 बिल्कुल भी छोटी रकम नहीं थी। यह उनके पूरे एक महीने के खाने के लिए काफी थे। थोड़ी देर बाद ईथन अपनी आंखें धोने के बाद अपनी जगह पर वापस आया और मेसन ने उत्साह से कहा, ईथन देखो, मुझे लगता है ये वीडियो वायरल होने वाली है। ईथन ने अपना फोन खोला और देखा कि सिर्फ 5 मिनट में वीडियो ने 10,000 व्यूज पार कर लिए थे और नंबर्स अभी भी डराने वाली स्पीड से बढ़ रहे थे। ईथन और मेसन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए, फिर अपने ग्लास उठाए और अपने ड्रिंक्स खत्म किए। उस रात 10 बजे ईथन अपने टूटे फूटे किराए के कमरे में वापस आया और उसने अपने पास जितने पैसे थे वह चेक किए। अभी उसके पास सिर्फ $3000 थे। यह सच में एक बुरी शुरुआत थी। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले पैसे कमाने पड़ेंगे। खाना डिलीवर करना और मजदूरी करना अब बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था। उसे पैसे कमाने का कोई तेज तरीका ढूंढना था। ईथन बेड पर लेट गया और अपने एब्स को छुआ। वह आह भरे बिना नहीं रह सका। यह वह एब्स हैं जो अभी तक ऑफिस की पार्टी में शराब से खराब नहीं हुए हैं। वह सब वापस आ गए हैं क्योंकि उसका फिर से जन्म हुआ था। उसे इस बार ठीक से जीना था। वह खुद को फिर कभी इतनी बुरी जिंदगी जीने नहीं देगा। अगली सुबह जल्दी खिड़की के बाहर चिड़ियां चहचहा रही थीं और कमरे में धूप आ रही थी। ईथन उठा, नहा धोया और बस बाहर काम ढूंढने जाने ही वाला था, लेकिन मेसन भागता हुआ आया, जोर जोर से हाँफ रहा था। ईथन, ये बुरा हुआ। क्लोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जैसे ही ईथन ने यह सुना वह घबरा गया। ये उसकी पिछली जिंदगी से अलग क्यों था? उसने जल्दी से अपना फोन खोला चेक करने के लिए। स्क्रीन पर क्लोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब रो रही थी, पूरी तरह से दुखी लग रही थी। उसकी कहानी के हिसाब से ईथन एक बेकार आदमी था जो सिर्फ औरतबाज ही नहीं था बल्कि उसे घरेलू हिंसा की आदत भी थी और वह अक्सर उसे मारता था। उसका मैनेजर विक्टर उसके बगल में खड़ा था। गुस्से में उसने घोषणा की कि ईथन को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए ताकि उस जैसे कचरे को छुपने की कोई जगह न मिले। क्लोई पहले से ही एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी जिसके बहुत सारे फैंस थे और अब जब उसे स्काईलाइन एंटरटेनमेंट का सपोर्ट भी मिल गया था तो ये घटना तुरंत ट्रेंडिंग चार्ट्स में सबसे ऊपर पहुंच गई। कुछ देर के लिए पूरा इंटरनेट ईथन पर हमला कर रहा था। यहाँ तक कि मेसन ने कल जो वीडियो पोस्ट की थी उस पर भी अब नफरत भरे कमेंट्स की बारिश हो रही थी। मेसन परेशान हो रहा था। ईथन, क्लोई ने हद कर दी है। यह बात अब पूरी तरह से फैल चुकी है। लेकिन जब ईथन ने यह सुना उसकी आंखें अचानक चमक उठी। उसने मेसन को कंधों से पकड़ा और मुस्कुराया। तुम सच में एक कमाल के जीनियस हो। मैंने कल टू फार गाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? भाई, तुम्हें मेरी एक और वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद करनी होगी। यह कहने के बाद ईथन ने मेसन को अपना फोन दिया, टेबल पर रखा गिटार उठाया, उसे थोड़ी देर ठीक किया, फिर कुर्सी पर बैठ गया और कैरेक्टर में आने लगा। मेसन ने पहले ही फोन सेट कर दिया था। ईथन को ऐसे देखकर वह समझ गया कि ईथन फिर से गाने वाला है और वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। ईथन ने उसे सर हिलाया, फिर धीरे से तार छेड़े। एक खूबसूरत धुन तुरंत पूरे कमरे में भर गई। उस पल माहौल इतना दुखी हो गया कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। ईथन ने अपनी भावनाएं ठीक की और गाना शुरू किया। इस गाने के बोल हालात पर बिल्कुल सही बैठ रहे थे, बिल्कुल वही बता रहे थे जो ईथन पर बीत रही थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, बिल्कुल एक सच्चे आदमी की तरह जिसे छोड़ दिया गया हो और वह अकेले चुपचाप अपना दर्द बयान कर रहा था। गाना बहुत दिल को छू लेने वाला था और ईथन की परफॉर्मेंस लगभग बेहतर थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना सर थोड़ा ऊपर उठाया जैसे आंसुओं को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। अब तक गाना अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था और ईथन ने उसके साथ अपनी आवाज भी ऊंची की।
जब कोरस आया, मेसन को अचानक गले में गोला सा लगा। एक पल के लिए वह समझ नहीं पाया कि ईथन सच में एक्टिंग कर रहा था या वह इस एक्टिंग का इस्तेमाल अपने सच्चे जज्बात बाहर निकालने के लिए कर रहा था। लेकिन जब मेसन ने वह लाइन सुनी जहां ईथन ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया, तो वह तुरंत इस वीडियो का असली मकसद समझ गया। वह लाइन ही असली किलर मूव थी। म्यूजिक धीरे धीरे खत्म होने लगा और ईथन की भावनाएं पहले की हलचल से धीरे धीरे शांत हो गईं। जब गाना खत्म हुआ, ईथन की आंखें लाल थीं और उस पल उसके आंसू आखिरकार बह निकले। इस गाने में दिल तोड़ने वाली चीखें नहीं थीं। इसने बस एक शांत, जज्बाती तरीके से कहानी सुनाई। एक लड़के के एक तरफा बलिदान और बेइंतहा सब्र के बारे में गाया, जबकि लड़की ने उसके प्यार को लापरवाही से बर्बाद कर दिया और कभी उसकी कदर नहीं की। जब आखिरी धुन खत्म हुई, ईथन कुर्सी पर खाली बैठा था, खिड़की के बाहर के नजारे को घूर रहा था। बाहर शहर की सड़कें जिंदगी से भरी थीं। कमरे के अंदर अंधेरा था, एक शांत उदासी से भरा हुआ। ईथन ने मजबूरी से अपना सर हिलाया। सोच रहा था कि उसने खुद को सच में दुखी कैसे कर लिया। वीडियो एडिट होने के बाद ईथन ने उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। मेसन ने भी उसके लिए उसे रीपोस्ट किया। कल की वीडियो की वजह से मेसन के अब 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। इस दुनिया में फॉलोअर्स का मतलब पैसा था। 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाला अकाउंट एक एड या प्रमोशनल वीडियो के लिए कम से कम $50,000 कमा सकता था। लंच के बाद मेसन पहले काम पर वापस गया। वह एक फिटनेस मेनियक था और ग्रेजुएशन के बाद उसने एक जिम में टेम्पररी नौकरी ले ली थी। हर दोपहर उसे इक्विपमेंट ऑर्गेनाइज करने और अधेड़ उम्र की महिला क्लाइंट्स को उनकी वर्कआउट में गाइड करना पड़ता था। उस दोपहर ईथन ने पहले दोनों गानों का कॉपीराइट रजिस्टर कराया। फिर उसका फोन लगातार बजने लगा जैसे उसमें वायरस आ गया हो। पता चला कि उसका गाना टू फार पूरा हिट हो गया था और उसकी शोहरत उसकी सोच से भी ज्यादा बढ़ गई थी। आजकल के नौजवान बहुत दबाव में थे और यह गाना उनके दिल को छू गया। आखिर किसने दिल टूटने पर आंसू नहीं बहाए थे? समाज बस इतना ही गलत था। ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि कुछ लोग बिना किसी फिक्र के जिंदगी का मजा ले सकें। रात तक वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके थे। जैसे जैसे यह ड्रामा आगे बढ़ा, टू फार ट्रेंडिंग चार्ट पर आ गया। ईथन सोफा पर लेटा हुआ था, अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था और अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स पर जोर से हंस रहा था। लेकिन जब उसने सोचा कि वह अब बहुत फेमस होने वाला है, तभी एक अनजान ताकत ने बीच में दखल दिया। टू फार की चर्चा कम होने लगी और जल्दी ही वह ट्रेंडिंग चार्ट से गायब हो गया। यहाँ तक कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने भी, जिन्होंने वीडियो रिपोस्ट किया था, एक एक करके अपनी पोस्ट्स डिलीट करना शुरू कर दिया। ईथन ने मजबूरी में एक लंबी सांस ली। वह पहले ही समझ गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन अभी वह अकेला और कमजोर था। अभी वह उनका कुछ नहीं कर सकता था। इसी बीच स्काईलाइन एंटरटेनमेंट के ऑफिस में विक्टर ने अपने हाथ में पकड़ा कॉफी कप जमीन पर पटक दिया। वह गुस्से से बड़बड़ाया, वह ईथन एक भूत की तरह है जो पीछा नहीं छोड़ता। मुझे यकीन नहीं होता कि हमें इतने पैसे खर्च करने पड़े बस एक मामूली आदमी से निपटने के लिए। क्लोई उसके बगल में बैठी थी, तेज सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की थी और अभी तक एक पैसा भी नहीं कमाया था, लेकिन उसने कंपनी का पहले ही लाखों का नुकसान करवा दिया था। गुस्से में भरे विक्टर को देखते हुए वह जानती थी कि उसे किसी तरह उसकी भरपाई करनी होगी, तो वह धीरे से शैतानी अंदाज में हंसी। विक्टर, शुक्र है कि आप इस बार यहाँ थे। मेरे पास आपको अपने घर पर कुछ बहुत खास दिखाने के लिए है। क्या आप आज रात आकर देखना चाहेंगे? यह सुनकर विक्टर एक पल के लिए रुक गया, फिर तुरंत समझ गया और हंसने लगा। उसकी नजर क्लोई की खूबसूरत झीलों पर इधर उधर घूमने लगी। अगर यह इतना खास है तो बिल्कुल, मुझे देखने जाना ही पड़ेगा। जहां तक ईथन की बात है, कंपनी उसे अपनी पूरी ताकत से ब्लैकलिस्ट कर देगी। जो कोई भी स्काईलाइन एंटरटेनमेंट के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा, वह अपनी कब्र खुद खोद रहा है। अगली सुबह ईथन काम ढूंढने निकला, लेकिन हर एंटरटेनमेंट कंपनी, छोटी हो या बड़ी, उसका नाम सुनते ही अपना सर हिला देती थी। ईथन को धीरे धीरे समझ आया कि कुछ गलत है। क्या उसका दोबारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि वह ब्लैकलिस्ट होने की किस्मत से बच न सके? भीड़ भरी सड़क पर खड़े होकर जहां लोग आ जा रहे थे, ईथन ने ऐसी मायूसी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। तभी उसके एकेडमिक एडवाइजर प्रोफेसर हैरिस ने उसे फोन किया। ईथन, बेटा, तुम्हारी गाना लिखने की कला सच में बहुत अच्छी है। आजकल तुम किस काम में लगे हो? ईथन ने मजबूरी में एक लंबी सांस ली और अपनी अभी की हालत थोड़े में बता दी। एक पल की खामोशी के बाद प्रोफेसर हैरिस ने कहा, ज्यादा घबराओ मत, किसी के पास इतनी ताकत नहीं होती। मैं तुम्हें पहले एक टेम्पररी काम दिलवा देता हूँ, बस अभी के लिए इसे गुजारा करने का तरीका समझो। यह सुनकर ईथन बहुत भावुक हो गया और वह सच में शुक्रगुजार था कि उसे इतना अच्छा प्रोफेसर मिला। कॉल खत्म होने के बाद प्रोफेसर हैरिस ने उसे एक एड्रेस भेजा और उसे सीधा वहां काम के लिए जाने को कहा। ईथन एड्रेस पर गया और जैसे ही वह वहां पहुंचा, वह हैरान रह गया। बोर्ड पर साफ लिखा था, स्टारलाइट म्यूजिक बार। बार के अंदर जाने के बाद उसे पता चला कि जगह बहुत बड़ी थी और अंदर से बहुत शानदार थी। मालिक का नाम जेसन वॉकर था और वह भी प्रोफेसर हैरिस का पुराना स्टूडेंट रह चुका था। जेसन ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारा गाना टू फार सुना है। ये सच में बहुत अच्छा लिखा है। तुम लाइव परफॉर्म कर लोगे ना? ईथन ने पक्के से सर हिलाया। भले ही वह कॉम्पोजिशन डिपार्टमेंट से था, लेकिन उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। उसकी गाने की कला सबसे अच्छी नहीं हो सकती थी, लेकिन वह एवरेज से तो बहुत बेहतर थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद जेसन बिना सोचे मान गया।
ईथन को हर दिन $200 मिलेंगे और कस्टमर्स से मिली टिप्स आधे आधे बांटी जाएगी, उसके और बार के बीच। उस रात 10 बजे बार पहले ही भरा हुआ था ग्राहकों से। स्टेज पर 20 साल का एक नौजवान एक फोल्क गाना गा रहा था। ईथन को नहीं पता था कि वह ओरिजिनल था या नहीं, लेकिन उसने पहले कभी नहीं सुना था। गाने के बोल तो अच्छे थे, लेकिन धुन में कुछ कमी थी, इसलिए ऑडियंस का रिएक्शन ठीक ठाक था। जब वह नीचे उतरा, एक प्यारी सी लड़की स्टेज पर आई। उसकी कला साफ तौर पर बहुत बेहतर थी और उसका रिदम और ग्रूव दोनों ही अच्छे थे। जैसे जैसे गाना चलता रहा, वह स्टेज पर गाती और नाचती रही। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी और कॉन्फिडेंट थी, इसलिए शायद वह इस बार में काफी समय से गा रही थी। ऑडियंस में एक बूढ़े आदमी ने उसे 10 फ्लावर बास्केट भेजे। हर फ्लावर बास्केट $100 का था और वह सब उसके कमीशन में गिने जाते थे। प्यारी लड़की के गाना खत्म करने के बाद ईथन की बारी थी। जेसन ने ईथन के कंधे पर थपकी दी और मुस्कुराया। घबराओ मत, बस ये सोचो कि नीचे सब कुत्ते हैं। ईथन एक सेकंड के लिए रुक गया, सोच रहा था कि उसका बॉस सच में काफी मजेदार है। क्या वह कह रहा था कि वह सब खिलाड़ी थे? ईथन धीरे से स्टेज पर गया, अपना गिटार उठाया और उसे थोड़ा ठीक किया। नमस्ते सबको, मैं ईथन हेज हूँ। आज मैं टू फार नाम का गाना गाऊंगा। ऑडियंस चुप हो गई। वह हमेशा नए सिंगर्स के बारे में थोड़े क्यूरियस रहते थे, खासकर ईथन जैसे किसी को जिसका नया चेहरा साफ बता रहा था कि वह अभी अभी असली दुनिया में आया था। ईथन ने टू फार गाया, गिटार बजाते हुए। स्टेज के नीचे सब लोग हैरान रह गए और बहुत से लोग उसे ताली बजाने के लिए खड़े हो गए। लाल ड्रेस में एक खूबसूरत औरत, उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने ईथन पर चिल्लाया, हैंडसम, ये जबरदस्त था, हमें एक और दो। उसके शुरू करने के बाद बाकी सब भी चिल्लाने लगे, ईथन से एक और गाना गाने को कह रहे थे। एक पल के लिए ईथन को कुछ समझ नहीं आया। उसने बिना सोचे जेसन की तरफ देखा जो स्टेज के नीचे था। जेसन ने उसे सर हिलाया, इशारा करते हुए कि वह जारी रख सकता है। ईथन तुरंत चुप हो गया। उसने सोचा, मैं तो तुम्हें मदद के लिए देख रहा था और तुम चाहते हो कि मैं गाता रहूं। लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था, तो ईथन ने एक पल के लिए सोचा। बहुत जल्दी उसे एक गाना याद आया जो बार में परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल सही था। तो वह माइक्रोफोन की तरफ झुका और बोला, शुक्रिया सबका, क्योंकि आपको पसंद आया, मैं एक और नया गाना गाऊंगा। ईथन ने अपने जज्बात ठीक किए, फिर धीरे से तार छेड़े। एक धीमी खूबसूरत धुन धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। जैसे जैसे इंट्रो चलता रहा, ईथन की आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगी, बस कुछ आसान लाइंस के साथ। ऑडियंस तुरंत चुप हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज से निकला एक नया सिंगर इतना खूबसूरत गाना लिख सकता है। यह गाना नरम, धीमा और सुकून देने वाला था, जो इस तरह के म्यूजिक बार के लिए खास तौर पर सही था। लाल ड्रेस में खूबसूरत औरत ने अपनी टेबल से ग्लास उठाया और अपना ड्रिंक पी लिया। उसे भी एक बार उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था, इसलिए वह अक्सर अकेली बार में अपना दुख भुलाने आती थी। लेकिन आज ईथन के गाने ने अनजाने में उसके दिल को छू लिया। उसकी आवाज में दुनिया की थकान थी, फिर भी उसमें जिंदगी को समझने वाले की आवाज थी। पूरी ऑडियंस गाने में खो गई थी। उन्होंने जिंदगी की भाग दौड़ और मुश्किलों को सोचा, समाज के शोर और दिखावे को, और दुनिया की सब उलझी हुई मुश्किलों को। शायद सिर्फ इस तरह के शोर शराबे वाले बार में ही उन्हें थोड़ी देर के लिए शांति मिल सकती थी। जब गाना खत्म हुआ, स्टेज के नीचे जोर शोर से तालियां बजने लगीं। ऑडियंस की आंखें लाल थीं। इस गाने ने उनके दिल की बात कह दी थी और उस दबाव को निकाल दिया था जो वह बहुत समय से अपने अंदर दबाकर रखे थे। लाल ड्रेस में खूबसूरत औरत फिर से खड़ी हो गई। जैसे ही ईथन ने उसे देखा, वह अंदर से घबरा गया। क्या यह औरत जानबूझकर परेशानी पैदा कर रही थी? यह उसका काम का पहला दिन था और उसे पहले ही एक मुश्किल कस्टमर मिल गया था। अब वह क्या करता? लेकिन जैसे ही ईथन परेशान हो रहा था, लाल ड्रेस वाली औरत चिल्लाई, मैं इस हैंडसम लड़के को 100 फ्लावर बास्केट भेज रही हूँ। वेटर, मेरा कार्ड स्वाइप करो। पूरा बार तुरंत झूम उठा। यह सबसे बड़ी तारीफ थी जो एक कस्टमर किसी सिंगर को दे सकता था, क्योंकि बार के नियम के मुताबिक 100 फ्लावर बास्केट ही सबसे ज्यादा थे जो कोई भेज सकता था। यह सुनकर ईथन बहुत खुश हुआ। एक फ्लावर बास्केट $100 का था, तो 100 फ्लावर बास्केट का मतलब $10,000 थे। वह इसे बार के साथ बांटेगा, इसका मतलब उसने $5,200 कमाए थे एक ही रात में। यह बहुत ज्यादा था। क्या लोग इसे ही इम्पल्स स्पेंडिंग कहते हैं? परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जेसन ने ईथन को मोटा कैश का गट्ठा दिया और उसे कहा कि जब भी रात में टाइम मिले, सीधा यहाँ आ जाए। ईथन ने शुक्रगुजारी से सर हिलाया। अपनी जेब में कैश के साथ ईथन अपने किराए के कमरे में वापस आया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने खुद को आधा मार दिया था, मजदूरी करके जिंदगी चलाने के लिए, पूरे 1 महीने तक, और सिर्फ $5,000 कमाए थे। अब उसने $5,000 कमा लिए थे एक ही रात में। अगली सुबह ईथन ने एक छोटा रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढूंढा और अपने तीनों गाने दोबारा रिकॉर्ड किए। घर वापस आने के बाद ईथन ने गाने साउंडकैट म्यूजिक पर अपलोड कर दिए। आधे घंटे बाद सिर्फ एक लिसनर था जिसने ईथन को तुरंत थोड़ा मायूस कर दिया। लगता था उसे उन्हें प्रमोट करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी एक अनजान नंबर से उसे फोन आया। पता चला कि वह अमेरिकाज स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस का डायरेक्टर था जो ईथन को एक एपिसोड में आने के लिए इन्वाइट करना चाहता था। ईथन तुरंत मान गया। यह बिल्कुल सही समय था। यह बिल्कुल वही था जो उसे अपने गाने प्रमोट करने के लिए चाहिए था। ईथन ने डायरेक्टर के साथ थोड़ी देर के लिए डिटेल्स पर बात की। रिकॉर्डिंग की फीस $20,000 थी और उसे बस इतना करना था कि एक गाना गाना था।
उस दोपहर ईथन ने एक और नया गाना लिखा, एक सच में जबरदस्त गाना जो खास तौर पर कंपटीशन के लिए बनाया गया था, और उसने उसे बैकिंग ट्रैक के साथ पहले ही रिकॉर्ड किया। इस बार वह कुछ बड़ा करने वाला था। उस रात ईथन ने मेसन को बुलाया रात के खाने के लिए। वह दोनों एक सड़क किनारे बारबेक्यू स्टैंड पर गए और ड्रिंक पीने लगे। मेसन कुछ सोच रहा था। वह बस पीने पर ध्यान दे रहा था और मुश्किल से कुछ बोल रहा था। ईथन ने उससे कुछ सवाल पूछे, तब जाकर उसे पता चला क्या हुआ था। जिम में बहुत सारी औरतें मेसन के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो रही थीं, लेकिन मेसन ने उनकी बात नहीं मानी और इस वजह से क्लाइंट के साथ बात बिगड़ गई। मामला ठीक करने के लिए जिम ने उसे निकाल दिया। यह सुनकर ईथन जोर से हंस पड़ा। मेसन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक बेर जिगोलो बन सकते हो। मेसन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने बिना जवाब दिए अजीब सी खांसी की, फिर एक और बॉटल पी गया। उसे ऐसे देखकर ईथन ने उसे छेड़ना बंद कर दिया और गंभीर होकर पूछा, मेसन, तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? पहले मेरे मैनेजर बन जाओ। जब मैं पैसे कमाऊंगा तो हम साथ में एक कंपनी शुरू करेंगे। मेसन ने खुशी से बार बार सर हिलाया। उसने कभी सोचा नहीं था कि ईथन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना सीरियस होगा, और यह भी नहीं सोचा था कि वह अपनी कंपनी शुरू करना चाहेगा। ईथन ने अपनी जेब से $2000 निकाले और मेसन के सामने रख दिए। मेसन ने कहा, ईथन, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। ईथन ने कहा, वो कि तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? पिछली बार जब तुमने वह वीडियो पोस्ट किया था तो तुमने चुपके से $1000 प्रमोशन पर खर्च किए थे। मैं अपने भाई को नुकसान नहीं होने दूंगा। आखिर में ईथन और मेसन एक बात पर सहमत हो गए। कुछ और ड्रिंक्स पीने के बाद वह काम के लिए स्टारलाइट म्यूजिक बार चले गए। लाल ड्रेस वाली लड़की नहीं आई उस रात। हालांकि कुछ और कस्टमर्स ने भी फूलों की टोकरियां भेजी थीं, लेकिन वह ज्यादा नहीं थीं। ईथन को बुरा नहीं लगा। एक रात में कुछ $100 कमा लेना उसके लिए काफी था। 2 दिन बाद ईथन और मेसन अमेरिका स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस के रिकॉर्डिंग साइट पर पहुंचे। जैसे ही डायरेक्टर ने ईथन को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने गर्मी से ईथन का हाथ मिलाया। ईथन, तुम्हारा गाना टू फार कमाल का है। इसने हम बड़ी उम्र के आदमियों के अफसोस और शिकायतों को सच में पकड़ लिया। ईथन ने अजीब तरीके से अपना सर खुजाया। मैं तो अभी कॉलेज से निकला हूँ। मैं कब से तुम्हारी तरह बड़ी उम्र का आदमी बन गया। कुछ आम बातें करने के बाद डायरेक्टर पहले चला गया। ईथन और मेसन स्टाफ के साथ ड्रेसिंग रूम्स में गए। प्रोडक्शन टीम के पास कुल 3 ड्रेसिंग रूम थे और पहले 2 पहले ही भरे हुए थे, तो मेकअप आर्टिस्ट उन्हें तीसरे रूम में ले गया और ईथन का मेकअप करना शुरू कर दिया। मेसन एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था और देख रहा था। उसने पहले कभी ईथन को मेकअप करते हुए नहीं देखा था। उसकी याद में ईथन या तो खाना डिलीवर करता था या मजदूरी करता था। मेकअप आर्टिस्ट ने अभी शुरू ही किया था कि अचानक एक औरत बाहर से अंदर आ गई। उसने घमंड से कहा, तुम लोग बाहर निकलो, हम अपना पहले करवाएंगे। ईथन एक पल के लिए रुक गया। क्या प्रोडक्शन टीम भरोसेमंद भी है? कब से लोगों को मेकअप रूम के लिए लड़ना पड़ रहा है? मेकअप आर्टिस्ट भी हैरान था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया क्या करे। यह देखकर कि कोई नहीं हिला, औरत ने तुरंत गुस्से से कहा, क्या इंतजार कर रहे हो? कुज़मास, जल्दी से बाहर निकलो। मेसन अभी आगे बढ़कर बहस करने ही वाला था, लेकिन ईथन ने उसे रोक दिया। उन्हें पहले जाने दो। सच कहूं तो मुझे वैसे भी मेकअप की ज्यादा जरूरत नहीं है। यह कहकर वह ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गए। दरवाजे के बाहर एक लंबा, हैंडसम, खूबसूरत लड़का आइडल खड़ा था जो अपने फोन में देख रहा था। जब उसने उन्हें गुजरते हुए देखा तो आइडल ने नफरत से एक आवाज निकाली, फिर ड्रेसिंग रूम में घुस गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेकअप आर्टिस्ट इतना गुस्से में था कि वह शिकायत किए बिना रह नहीं पाया। वह इतना घमंडी क्यों बन रहा है? वह पहले ही 30 साल का है और अभी भी एक नए जवान पसंदीदा होने का नाटक कर रहा है। ईथन और मेसन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज्यादा वाकिफ नहीं थे, लेकिन पूछने के बाद उन्हें पता चला कि वह आदमी लोगन किंग था, जो एम्पायर एंटरटेनमेंट का एक बड़ा स्टार था। उस छोटे से सीन के बाद ईथन को मेकअप की परवाह नहीं थी, तो वह मेसन के साथ बैकस्टेज चला गया इंतजार करने। उस रात 9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। स्टेज के नीचे 200 पैसे लेकर आए प्रोफेशनल ऑडियंस मेंबर्स बैठे थे। होस्ट पहले स्टेज पर गया और नियम समझाए। इस कंपटीशन में अलग अलग इंडस्ट्रीज से 8 क्रॉसओवर सिंगर्स थे। वह पर्चियां निकालेंगे और जोड़ी में आमने सामने होंगे। फिर 3 मेंटर्स उनकी परफॉर्मेंस को नंबर देंगे और 4 जीतने वालों को आगे बढ़ने के लिए चुनेंगे। जैसे ही स्टेज की रोशनी बदली, 3 मेंटर्स एक एक करके शान से अंदर आए। वह थे मशहूर म्यूजिक क्रिटिक मार्कस बेल, हुनरमंद सॉन्ग राइटर डैनियल ब्रुक्स और बड़ी मैनेजर रेचल लेन। यह सुनकर ईथन और मेसन ने एक दूसरे को देखा। दोनों हैरान थे। एक मैनेजर भी मेंटोर हो सकता है? ईथन ने मेसन से कहा कि वह मेहनत करे और एक दिन वह भी एक बड़ा मैनेजर बनने की कोशिश करे। मेसन हंसा और कहा कि उसका असली सपना अपना जिम खोलना था। पर्चियों का सेगमेंट और भी दिलचस्प हो गया। ईथन और लोगन किंग सच में एक ही ग्रुप में आ गए, मतलब उन्हें आमने सामने लड़ना पड़ेगा। जैसे ही कंटेस्टेंट्स एक के बाद एक स्टेज पर गए, जल्दी ही ईथन और लोगन की बारी आ गई। होस्ट ने स्टेज पर रखे क्यू कार्ड को देखा, फिर अपना सर उठाया और जोर से अनाउंस किया, अगला कॉन्टेस्टेंट ऑनलाइन मुफ्तखोर के नाम से जाना जाता है। चलो उसकी परफॉर्मेंस का इंतजार करते हैं। जैसे ही मेसन ने यह सुना, उसका चेहरा बदल गया। ईथन, ये प्रोडक्शन टीम हद से ज्यादा कर रही है। पैसे भूल जाओ, हम अभी निकल रहे हैं। लेकिन ईथन ने बस उसकी तरफ मुस्कुराया और उस बात को दिल पर नहीं लिया। प्रोडक्शन टीम को तो पहले ही उसका ट्रैफिक चाहिए था।
अगर वह मुफ्तखोर नहीं होता तो शायद उसे स्टेज पर आने का मौका भी नहीं मिलता। और जब ज्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने उसे ब्लैकलिस्ट कर रखा था तो इस शो का उसे बुलाना ही एक बड़ी किस्मत की बात थी। जब उसे यह समझ आ गया तो ईथन ने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और धीरे से स्टेज पर चला गया। एक रोशनी की किरण तुरंत उस पर पड़ी। ईथन ने आगे की तरफ थोड़ा झुककर सलाम किया। हेलो 3 जजेस, मैं सिंगर ईथन हेज हूँ। ऑडियंस से थोड़ी तालियां बजने की आवाज आई। 3 मेंटोर सब गंभीर दिख रहे थे, यह सोचकर कि ईथन बस एक इंटरनेट पर मशहूर आदमी है जो झगड़े का इस्तेमाल टीवी पर दिखने के लिए कर रहा है। मार्कस बेल ने सबसे पहले बात की। कंटेस्टेंट ईथन, आज आप हमारे लिए कौन सा गाना गाएंगे? ईथन ने शांति से जवाब दिया, एक गाना जो मैंने खुद लिखा है, मिडनाइट सेरेनेड। मार्कस ने और बातें करने की जरूरत नहीं समझी और बस उसे शुरू करने को कहा। आखिर ईथन जैसे नए आदमी को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता। स्टेज की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और गाने की जानकारी बड़ी स्क्रीन पर दिखी। मिडनाइट सेरेनेड ईथन हेज ने गाया। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन ईथन हेज ने की। ऑडियंस तुरंत आपस में फुसफुसाने लगी। तो ये वही है, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये वह मुफ्तखोर है, वही जो कुछ दिन पहले क्लोई के साथ ऑनलाइन लड़ रहा था। आजकल तो कोई भी टीवी पर आ सकता है ना? ये मिडनाइट सेरेनेड कैसा बेकार गाना है, मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना पहले। स्टेज के नीचे से आ रहे शकों और बेइज्जती का सामना करते हुए ईथन ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने बस एक गहरी सांस ली और अपनी सांस ठीक की। जैसे ही इंट्रो बजना शुरू हुआ, ईथन की आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। बस 4 आम लाइंस से पूरी ऑडियंस चुप हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके सामने वाला जवान लड़का अपना मुंह खोलेगा और इतना दिल को छू लेने वाला इंग्लिश गाना गाएगा। 3 मेंटर्स भी हैरान थे। इस गाने की धुन धीरे धीरे बढ़ती गई, लोगों को इतना खींच रही थी कि सुनने वाले तुरंत उसमें खो गए। बैकस्टेज में डायरेक्टर भी हैरान था। उसने तो बस एक कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर को जगह भरने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ईथन इतना अच्छा गाएगा। उस पल ईथन की आवाज भारी, गर्म और पूरे जज्बात से भरी हुई थी। यह नया एक शांत इकरार की तरह शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे जज्बाती धमाके में बदल गया। परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को एक गहरी तसल्ली दी, जैसे उनके दिलों का सारा स्ट्रेस और उदासी आखिरकार बाहर निकल गई हो। जैसे ही गाना अपने आखिरी हिस्से में पहुंचा, ईथन गाता रहा। यह गाना एक बॉम्ब की तरह था जिसने कमरे में सबको हैरान कर दिया। इसकी क्वालिटी पहले ही हिट गाने के लेवल तक पहुंच चुकी थी और ईथन की परफॉर्मेंस लगभग परफेक्ट थी। जब गाना खत्म हुआ तो ऑडियंस से तुरंत जोर शोर से तालियां बजने लगीं। ईथन ने उनका शुक्रिया करने के लिए थोड़ा झुककर सलाम किया, लेकिन तालियां देर तक बजती रहीं। होस्ट मुस्कुराते हुए स्टेज पर वापस आया ताकि कंट्रोल वापस ले सके। शुक्रिया कंटेस्टेंट ईथन हेज इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए। अब चलो कंटेस्टेंट लोगन किंग का स्टेज पर स्वागत करते हैं। उसके बाद ईथन बैकस्टेज वापस आया, जहां मेसन ने उसके लिए पहले ही एक कप शहद और नींबू का पानी तैयार कर रखा था, यह कहते हुए कि यह उसकी आवाज को बचाने में मदद करेगा। एक पल के लिए ईथन ने मेसन को एक नई नजर से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिम पसंद करने वाले इस बड़े लड़के का इतना सोचने वाला और ख्याल रखने वाला पहलू भी होगा। तब तक लोगन पहले ही स्टेज पर आ चुका था। उसने बस ऑडियंस की तरफ एक दिल का इशारा किया और भीड़ तुरंत जोर से चिल्लाने लगी। 3 जजेस भी तुरंत मुस्कुराने लगे। लोगन को पसंद करते हुए बार बार सर हिलाया। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, लोगन ने माइक्रोफोन पकड़ा और जोर से गाना शुरू किया। लोगन ने पूरे ध्यान से गाया और उसकी आवाज में थोड़ी जिद भी थी। ईथन और मेसन दोनों हैरान थे। यह लड़का सच में कुछ अलग ही था। वह सिर्फ बेसुर नहीं था, बल्कि लिरिक्स भी अजीब थे। ऑडियंस शर्मा गई, हैरानी से स्टेज को घूर रही थी। एक पल के लिए वह यह भी भूल गए कि वह पैसे लेकर आए हुए एक्टर्स थे। डायरेक्टर से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत रिकॉर्डिंग रोक दी। वह स्टेज पर दौड़कर गया और ऑडियंस पर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे एक्सप्रेशंस कहाँ हैं? तुम प्रोफेशनल हो या नहीं? मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, अभी अपनी इमोशंस ठीक करो। अगर बाद में भी तुम ऐसे ही मुर्दे जैसे दिखे तो आज पैसे मिलने का सोचना भी मत। ऑडियंस तुरंत गड़बड़ में पड़ गई। सब अपने कपड़े ठीक करने और एक्सप्रेशंस बदलने लगे। 5 मिनट बाद रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हुई। इस बार ऑडियंस ने आखिरकार अपने रोल अच्छे से निभाए। जब ताली बजानी थी तब ताली बजाई और जब चिल्लाना था तब चिल्लाए। लोगन के गाना खत्म करने के बाद होस्ट ने ईथन को वापस स्टेज पर बुलाया और वह लोगन के बगल में खड़ा हो गया, मेंटर्स के कमेंट्स का इंतजार करते हुए। मार्कस बेल ने सबसे पहले बात की। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा जब उसने दोनों कंटेस्टेंट्स को देखा। चुपके से अपने दिल में सोचा कि इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स सच में गंदी है, लेकिन उसे यह भी अच्छे से पता था कि परफॉर्मेंस को दिखाने से पहले उसकी पिच ठीक की जाएगी, तो उसे उनके गाने के बीच के फर्क की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अपनी इमोशंस ठीक करने के बाद उसने हल्के से खांसा और कहा, दोनों कंटेस्टेंट्स ने ऐसी परफॉर्मेंस दी जो सच में फैसला करना मुश्किल है। हालांकि मैं लोगन की तरफ ज्यादा झुका हूं। उसका गाना और जज्बाती एक्सप्रेशन दोनों ही बिल्कुल सही थे, तो मैं अपना वोट लोगन को दे रहा हूं। लोगन ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया। उसका सिर नीचे था शुक्रिया करने के लिए। वह बहुत नरम और इज्जतदार दिख रहा था। दूसरा वोट डैनियल ब्रुक्स से आया। दोनों की परफॉर्मेंस देखने के बाद उसने भी लोगन को वोट दिया। बोला कि उसे लोगन की आवाज ज्यादा पसंद आई। ईथन स्टेज पर शांत खड़ा था क्योंकि उसे पहले से ही इस नतीजे का पता था। जब डायरेक्टर ने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा था, तभी उसने इशारा दे दिया था कि ईथन सिर्फ एक एपिसोड में दिखेगा, जिसका मतलब था कि उसे बाहर निकलना ही था। तीसरा वोट रेचल लेन से आया।
यह देखकर कि पहले दो मेंटर्स ने लोगन को वोट दिया था, उसने सोचा कि ज्यादा धोखा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए उसने ईथन को वोट दिया। वैसे भी इससे आखिरी नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तभी लोगन का मैनेजर अचानक बाहर आया, सीधा मेंटर्स के पास गया, रेचल की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, आपको लोगन को वोट देना होगा, उसे पूरी तरह से जीतना है। डायरेक्टर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग रोक दी। फिर उसने मैनेजर को समझाने की कोशिश की, बताया कि यह शो के लिए जरूरी है और पूरी जीत बहुत नकली लगेगी। लेकिन मैनेजर किसी भी हाल में नहीं माना, बोला कि लोगन का आना ही शो पर बहुत बड़ा एहसान है। फिर भी उन्होंने उसे अलग ड्रेसिंग रूम भी नहीं दिया। डायरेक्टर का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन वह सिर्फ अपना गुस्सा दबाकर समझाता रहा। ईथन ने चुपके से लोगन को देखा और समझा कि उस लड़के का अपने मैनेजर को रोकने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह बिल्कुल अलग दिख रहा था, जैसे इस सब से उसका कोई लेना देना ना हो। वहां मौजूद 200 से ज्यादा लोग बस देखते रहे जब डायरेक्टर और मैनेजर स्टेज के बीच में बहस कर रहे थे। आखिर में डायरेक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने ईथन को मजबूरी से देखा। ईथन समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है, तो वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, डायरेक्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 3-0 ठीक है। सच में ईथन ने पहले ही सोच लिया था, जब उसे हारना ही था तो वह थोड़ा नरम होकर पीछे हट जाए और डायरेक्टर पर अच्छा असर छोड़ दे। हो सकता है आगे फिर कभी साथ काम कर सकें। आखिर में वह छोटा हिस्सा फिर से रिकॉर्ड किया गया और शो आखिर में ठीक से खत्म हो गया। डायरेक्टर ने ईथन को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे $20,000 दिए। ईथन बेटा, तुम सच में गा सकते हो, मेरे पास एक और वैरायटी शो है, क्या तुम उसमें आना चाहोगे? यह सुनकर ईथन ने बार बार सिर हिलाया। उसे अभी सबसे ज्यादा मौके की कमी थी और अब जब उसे सहारा मिल गया था तो वह उसे पकड़कर रखना ही था। शुक्रिया डायरेक्टर, मुझे यह मौका देने के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा साथ दूंगा। डायरेक्टर ने संतुष्टि से सिर हिलाया, बोला कि दूसरे शो में अभी कुछ दिन लगेंगे और ईथन को पहले घर जाने को कहा। उसने कहा कि वह उसे कुछ दिन में बताएगा। घर जाते हुए मेसन बहुत खुश था। उसने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ एक गाना गाने से $20,000 मिल सकते हैं। ईथन सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। मिडनाइट सेरेनेड एक बहुत ही हिट गाना था। उसके लिए $20,000 लेना सच में कम था। अपने किराए के कमरे में वापस आने के बाद ईथन सोफा पर लेट गया, सोफा पर, और अपना फोन चलाने लगा। तभी देखा कि क्लोई फिर से ट्रेंड कर रही थी। उसके लाल बाल थे और काले 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 बाल थे। हम हाल ही में एक टीवी सीरियल शूट कर रहे हैं जिसका नाम है द लिटिल प्रिंसेस ऑफ द पैलेस। इसका बजट बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से यह एक एस टियर प्रोजेक्ट था। ईथन ने गहरी सोच में अपना फोन देखा। उसकी याद में पिछली जिंदगी में क्लोई ने इस शो में कभी काम नहीं किया था। क्या उसके फिर से जन्म लेने से भविष्य बदल गया था? ईथन ने सिर हिलाया और ज्यादा सोचना बंद कर दिया। अब इस बारे में चिंता करना बेकार था। सिर्फ एक चीज जो जरूरी थी, वह थी खुद को और मजबूत बनाना। अगली रात ईथन और मेसन हमेशा की तरह स्टारलाइट म्यूजिक बार गए। आज खास तौर पर बहुत ग्राहक थे। आज 9 बजे से पहले ही हर सीट भर चुकी थी। ईथन और मेसन ने थोड़ी देर बैकस्टेज इंतजार किया और जल्दी ही ईथन की परफॉर्मेंस की बारी आ गई। ईथन कॉन्फिडेंस से स्टेज पर गया और गाया टू फार, उसके बाद नॉट दैट सिंपल। वह अभी काम खत्म करके जाने ही वाला था कि उसकी पहली रात वाली लाल ड्रेस में लड़की फिर से आ गई। उसने ईथन की तरफ चिल्लाया, बहुत अच्छा था, एक और गाना। जैसे ही ईथन ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वह पिछले कुछ दिनों से नहीं आई थी और इस वजह से उसकी कमाई काफी कम हो गई थी। तो ईथन ने बिना सोचे समझे माइक्रोफोन में कहा, मैंने 2 दिन पहले ही एक नया गाना लिखा है। इसका नाम है नॉर्दर्न डांस हॉल और मैं इसे डेडिकेट करना चाहूंगा यहाँ मौजूद सभी को। ऑडियंस तुरंत खुशी से झूम उठी और जब लाल ड्रेस वाली लड़की ने सुना कि ईथन नया गाना गाने वाला है तो उसकी आंखें उम्मीद से भर गईं। ईथन पियानो के पास गया और धीरे से बैठ गया। उसकी पतली उंगलियां तेजी से कीज पर चलने लगीं और एक नरम खूबसूरत धुन कमरे में बढ़ते पानी की तरह फैल गई। बैकस्टेज जेसन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। इस धुन से लग रहा था कि यह शायद एक और जबरदस्त गाना होगा। लगता था कि आज रात बार की कमाई एक और रिकॉर्ड तोड़ेगी। स्टेज पर जैसे ही इंट्रो आगे बढ़ा, ईथन की आवाज धीरे से गूंज उठी। बार में बातें धीरे से कम हो गईं और ग्लासेस के टकराने की आवाज भी धीरे धीरे गायब हो गई। नीचे के ग्राहक स्टेज के नीचे सब उसकी तरफ देख रहे थे। यह गाना बार में गाने के लिए बहुत सही था। इसकी धुन नरम और सुकून देने वाली थी, जिससे बहुत से लोग खड़े होकर नाचना चाहते थे। लेकिन लाल ड्रेस वाली लड़की की आंखों में आंसू चमक रहे थे क्योंकि उसने एसएमएस गाने में अकेलापन सुना। ईथन की परफॉर्मेंस अभी भी चल रही थी। गाना बहुत गहरा था और उसकी आवाज आरामदायक और बिना किसी कोशिश के लग रही थी। फिर भी उसमें एक ठहरी हुई भक्ति थी। सब लोग पूरी तरह से गेम में डूबे हुए थे, म्यूजिक में, एक होश में। उन्हें लगा जैसे वह 1980 के एक नॉर्दर्न डांस हॉल में वापस आ गए हों। एक आदमी और एक औरत ने बस दूर से एक दूसरे को देखा और उस पल से उन्होंने रोशनी देखी और प्यार। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, प्यार से, और डांस फ्लोर पर साथ नाचे। थोड़ी देर बाद दोनों ने शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। किस्मत जालिम थी। औरत अचानक आग में मर गई और आदमी टूट गया। उस दिन के बाद से उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। 40 साल बाद बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को पहले से भी ज्यादा याद करता था। तो वह उस नॉर्दर्न डांस हॉल में वापस गया और जोड़ों के बीच अकेला नाचा।
वही पार्टनर डांस किया जो उसने कभी अपनी पत्नी के साथ किया था। सच्ची भक्ति हमेशा जिंदगी और मौत पर दिल खोलकर रोने के बारे में नहीं होती। कभी कभी यह एक इंसान का पूरी जिंदगी चुपचाप दूसरे को याद करना होता है। स्टेज पर गाना खत्म होने वाला था और ईथन की आवाज धीरे धीरे नरम हो गई। जब गाना खत्म हुआ तो ऑडियंस हैरान रह गई। ऑडियंस बहुत देर तक उससे बाहर नहीं निकल पाई, सिर्फ कुछ ही मिनट में। उन्हें लगा जैसे उन्होंने पूरी एक फिल्म देख ली हो। 30 सेकंड बाद मेसन अचानक चिल्लाया, जबरदस्त, और पूरा बार तालियों की गरज से गूंज उठा। लाल ड्रेस वाली लड़की ने स्टेज की तरफ देखा और एक नरम सांस छोड़ी। उसने सोचा नहीं था कि वह ईथन के गानों से 2 बार लगातार इतनी प्रभावित होगी। तो उसने वेटर को इशारा किया और एक बार फिर ईथन को 100 फ्लावर बास्केट्स भेजे। बार फिर से गूंज उठा। दूसरे सिंगर्स सब ईथन को जलन से देख रहे थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते से ज्यादा में ईथन को 100 फ्लावर बास्केट्स 2 बार मिलेंगे। उनकी उसके बारे में सोच तुरंत बदल गई। ईथन के लाउंज में वापस आने के बाद जेसन ने उसे रात की कमाई दी। ईथन को देखते हुए जेसन ने मतलब भरी आवाज में पूछा, ईथन, तुम्हारी वह बड़े खर्च वाली ग्राहक तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहती है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ईथन का दिल तुरंत धड़क उठा। इस बार के लोग थोड़े मुश्किल लगते थे और वह सच में उनके साथ ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता था। तो उसने मजाक में जवाब दिया, सीनियर, मैं अपनी कला बेचता हूँ, खुद को नहीं। मेरी मदद करो उसे मना करने का बहाना ढूंढने में। मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। पहले जेसन हंस पड़ा और बोला कि यह एक सही बार है और वह इस तरह के काम में नहीं पड़ते थे। वैसे भी वह लड़की लॉस एंजलिस के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। वह अभी ईथन को बताने ही वाला था, लेकिन ईथन पहले ही गायब हो चुका था। घर जाते हुए मेसन ने अफसोस भरे चेहरे से पूछा, ईथन, मुझे लगा वह लड़की काफी खूबसूरत थी, तुमने उसे मना क्यों किया? ईथन हंसा और उसे गंभीरता से बताया, भाई, मुफ्त का खाना जैसी कोई चीज नहीं होती। हमें जमीन पर रहना होगा और अपना राज्य धीरे धीरे बनाना होगा। मेसन ने सोच में सिर हिलाया, तुरंत जिम की उन अमीर महिला ग्राहकों को याद किया और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सरसराहट दौड़ गई। उस वक्त जैसे ही वह दोनों ऐसी ही इधर उधर की बातें कर रहे थे, एक लाल कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार अचानक तेजी से आई और उनके बिल्कुल सामने रुक गई। लाल ड्रेस वाली लड़की ने कार का दरवाजा खोला और गुस्से से उनकी तरफ आई। ईथन हेज, तुम में बहुत हिम्मत है। तुमने मेरी दावत ठुकराने की हिम्मत की। क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? उसकी आवाज मीठी और प्यारी थी, जिससे ईथन एक पल के लिए हैरान रह गया। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसे सच में नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन उसकी शक्ल और अंदाज से वह एक विलन लड़की जैसी लग रही थी। तो ईथन का दिमाग तेजी से चला और उसने शांति से जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल जानता हूँ, तुम मेरी शुगर मामा हो। जैसे ही उसने यह कहा, लाल ड्रेस वाली लड़की अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। फिर वह शरारत से मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम्हें अपनी शुगर मामा के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए? ईथन ने मजबूरी से सांस छोड़ी और उससे पूछा कि वह असल में क्या चाहती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे आखिरकार पता चला कि उसका नाम स्कारलेट सलिवन था। वह लॉस एंजलिस में सी कैट स्टूडियोज की मालिक थी और क्योंकि उसने सोचा कि ईथन का गाना बहुत अच्छा था, वह उसे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाना चाहती थी। जैसे ही ईथन ने यह सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। वह एक अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक पहुंचने की चिंता कर रहा था और अब एक खुद ही उसके दरवाजे पर आ गया था। स्कारलेट ने अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और ईथन को दिया। तुम कभी भी आ सकते हो। हमारे स्टूडियो में दुनिया के सबसे अच्छे इक्विपमेंट हैं और सबसे खास बात, ये तुम्हारे लिए फ्री है। जैसे ही ईथन ने फ्री सुना, वह खुशी से मुस्कुरा दिया और कार्ड लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन स्कारलेट की उंगली अचानक ईथन की हथेली पर हल्के से रगड़ गई। उसके पूरे शरीर में बिजली का झटका लगा। ईथन का दिल एक पल के लिए रुक गया और वह तुरंत पीछे कूद गया। मेसन ने यह देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी और जल्दी से ईथन के सामने आ गया। ईथन, क्या हुआ? ईथन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्कारलेट उसकी हरकत देखकर हंस पड़ी और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट आ गई। उसने शरारत से ईथन को आंख मारी। फिर वह पलटकर आसानी से अपनी कार में वापस बैठ गई। एक तेज आवाज के साथ लाल स्पोर्ट्स कार तेजी से निकल गई और सड़क के आखिर में गायब हो गई। ईथन इतना गुस्से में था कि उसने धीरे से गालियां बकनी शुरू कर दी। उसने 2 जिंदगियां जी हैं, फिर भी आज एक लड़की ने उसे छेड़ दिया। अपने किराए के कमरे में वापस आने के बाद ईथन को डायरेक्टर का फोन आया, जिसने उसे बताया कि वह 5 दिन बाद एक नया वैरायटी शो रिकॉर्ड करेगा, जिसका नाम आइडल ट्रेनिंग कैंप था। ईथन ये शो जानता था, यह अमेरिका में बहुत फेमस था। कुल 101 कॉन्टेस्टेंट्स के साथ अगर कोई टॉप 5 में आ जाता तो वह एक बड़े स्टार के रूप में डेब्यू करता। फोन रखने के बाद ईथन ने तुरंत 2 और नए गाने लिखे। इस बार उसे चैंपियनशिप जीतनी ही थी। और उनके डाबाव से भी। अगले दोपहर ईथन ने पहले नए गानों के कॉपीराइट रजिस्टर करवाए। फिर वह बैकिंग ट्रैक्स रिकॉर्ड करने के लिए सी कैट स्टूडियोज गया। ईथन ने देखा कि वहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। जब फ्रंट डेस्क के स्टाफ ने ईथन का नाम सुना तो वह तुरंत बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने उसे सीधे सबसे बड़े रिकॉर्डिंग रूम में ले जाया और उसके लिए चाय और स्नैक्स भी तैयार किए, जिससे ईथन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। स्कारलेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
स्कारलेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। स्टूडियो के इक्विपमेंट सच में दुनिया के सबसे अच्छे थे और इंस्ट्रूमेंट्स भी टॉप क्लास थे। बैकिंग ट्रैक की रिकॉर्डिंग बहुत आसानी से हो गई और सब कुछ सिर्फ 2 घंटे में खत्म हो गया। जब ईथन वहां से निकला तो स्टाफ ने सच में उससे एक पैसा भी नहीं लिया। बस एक बात थी कि उसने पूरे समय स्कारलेट को नहीं देखा था, जिसकी वजह से ईथन को थोड़ा अजीब सा दुख हुआ। ईथन के जाने के आधे घंटे बाद स्कारलेट सीकैट स्टूडियोज वापस आई और स्टाफ ने उसे बताया कि ईथन अभी रिकॉर्डिंग के लिए आया था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने गंभीर चेहरे से हुक्म दिया, अब से जब भी ईथन यहाँ आए मुझे तुरंत फोन करना। 4 दिन बाद आइडल ट्रेनिंग कैंप की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और ईथन और मेसन फिल्मिंग की जगह पर पहुंचे। वहां का नज़ारा बहुत शानदार था। लग्जरी कार्स, आरवीज और सेलिब्रिटी वैन्स से भरा हुआ था। कुछ गाड़ियों पर तो कंपनी के लोगो भी छपे थे और स्काईलाइन एंटरटेनमेंट और एम्पायर एंटरटेनमेंट दोनों ने कंटेस्टेंट्स भेजे थे। ईथन ने आसपास देखते हुए थोड़ी भौहें सिकोड़ी। उसने सोचा कि शायद वह और मेसन ही थे जो सबवे से आए थे। लगता है उसे पहले पैसे कमाकर एक कार खरीदनी पड़ेगी। कंटेस्टेंट्स के लाउंज में घुसने के बाद ईथन ने देखा कि अंदर लगभग सभी हैंडसम लड़के थे। उनमें से ज्यादातर ट्रेनीज थे जिन्हें एंटरटेनमेंट कंपनीज बहुत प्रमोट कर रही थी, जबकि कुछ तो पहले से ही डेब्यू कर चुके ट्रेंडिंग आइडल्स थे। जैसा कि उम्मीद थी, $300 मिलियन से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट वाले शो से सिर्फ कंटेस्टेंट्स की लिस्ट ही बहुत जबरदस्त थी। ईथन और मेसन गांव के लोगों जैसे लग रहे थे, बड़े शहर में चलते हुए। जब वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए, थोड़ी देर बाद एक स्टाफ मेंबर आया और नियम समझाए। इस कंपटीशन में 101 कंटेस्टेंट्स थे और हर किसी को एक एक्ट करना था। गाना, डांस और रैप सब अलाउड था और 3 जजेस उन्हें स्कोर और ग्रेड देंगे। ग्रेड्स A, B, C और D में बांटते थे। इनके अलावा एक F ग्रेड भी था, जिसका मतलब था तुरंत बाहर हो जाना। पहले एपिसोड में ही 71 कंटेस्टेंट्स को बाहर कर दिया जाएगा और सिर्फ 30 ही आगे बढ़ेंगे। ईथन ने अपना नंबर टैग देखा और उसे पता चला कि वह सबसे आखिरी कंटेस्टेंट था, नंबर 101। लगता है उसे बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा। जब सब 1000 ऑडियंस मेंबर्स अंदर आ गए तो डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया और रिकॉर्डिंग ऑफिशियली शुरू हो गई। तेज म्यूजिक बजते ही 3 मेंटोर्स एक के बाद एक अंदर आए। पहले थे पॉप सुपरस्टार शॉन रिवर्स, एक बहुत फेमस सिंगर सॉन्ग राइटर जिनके सभी ओरिजिनल गाने बहुत बड़े हिट्स थे। दूसरे थे कार्टर यंग, जिन्हें म्यूजिक सीन का जादूगर कहा जाता था, जो खुद भी एक टैलेंट शो से डेब्यू हुए थे। अपनी बहुत ज्यादा शोहरत की वजह से वह आखिर में सबसे ऊपर तक पहुंच गए और इस शो में जज बन गए। तीसरी थी उभरती हुई पॉप डीवा लिली मॉर्गन। जैसे ही वह दिखी, ऑडियंस खुशी से झूम उठी और उनकी लंबी खूबसूरत टांगों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 3 मेंटर्स के अपनी जगह लेने के बाद कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो गया। स्टेज पर पहला एक्ट एक 6 मेंबर का बॉय ग्रुप था। उन्होंने पूरी जान लगाकर गाया और डांस किया, लेकिन अफसोस आखिर में सिर्फ एक मेंबर को D ग्रेड मिला।